हम लोग कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कोशिका का भाग देख चुके थे। ठीक है, कोशिका के भाग में हम लोग देखे हुए थे कि पादप कोशिका बेसिकली हम लोग बात किए हुए थे और बताया था कि जो पादप कोशिका होता है उसमें सबसे ऊपर की जो भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होता है, उसके अंदर फिर जीव द्रव्य होता है। फिर से देख लो, हम लोग बात किए हुए थे कि पादप कोशिका जो होता है, प्लांट सेल पादप कोशिका, इसके हम कह सकते हैं कि दो भाग होता है। एक भाग होता है इसमें प्रोटोप्लास्ट, एक भाग होता है प्रोटोप्लास्ट और एक भाग कौन होता है, कोशिका भित्ति। एक भाग होता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति सबसे ऊपर वाला है। ठीक है, और कोशिका भित्ति को छोड़ दिया जाए तो अंदर जो भी है वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली को निकाल लिया जाए, ये सब हमने पिछले वीडियो में बात कर लिए थे कि अगर प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली को निकाल लिया जाए तब जो बचता है उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिर आगे देखे थे कि जीव द्रव्य में फिर दो भाग हो सकता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में फिर दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन तरह की चीज़ें, तो हो सकता है आपको कुछ साइटोसोल होता है और साथ में कुछ क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो वो सब हम लोग बात किए थे। अब हमसे बोले थे कि हम इसमें एक एक चीज़ को डिटेल से हम लोग समझेंगे अब। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानने वाले तो है नहीं। प्रोटोप्लास्ट शब्द कौन दिया था, बताए थे कि प्रोटोप्लास्ट शब्द जो है ये हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और फिर हम लोग बात किए थे कि प्रोटोप्लास्ट के बाद अब कौन आता है, कोशिका झिल्ली। लेकिन अब ये सब शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जीव द्रव्य के बारे में पहले से समझ लेते हैं, फिर हम लोग अब धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जीव द्रव्य के बारे में। वो लिख लिए थे कि प्रोटोप्लास्ट शब्द किसने दिया था, हैंस्टीन ने। प्रोटोप्लास्ट शब्द जो है किसने दिया था, हैंस्टीन ने दिया था, हैंस्टीन ने। तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, आगे बढ़ के बात करेंगे हम लोग जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य जिसको कि कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। देखो जीव द्रव्य शब्द जो है ये दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा। मान लीजिए पूछता है कि जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था, तो क्या बोलोगे, पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य शब्द दिया था। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। क्या नाम था वैज्ञानिक का, हक्सले। हक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन की भौतिक इकाई है। हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की जो इकाई है, जो फिजिकल बेसिस है, वो क्या है, जीव द्रव्य है। तो हक्सले ने क्या बोला था, हक्सले ने बोला था कि जीव द्रव्य जीवन की क्या है, भौतिक इकाई है। मतलब हमारे जीवन में, ठीक है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमको ज़रूरी होती हैं, जो भी जैव प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे ज़रूरी हैं, वो सभी की सभी कहाँ होती हैं, जीव द्रव्य में होती हैं। ठीक है, अब अगर हम जीव द्रव्य का थोड़ा सा संरचना देखें कि कौन कौन से अवयव जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, तो जीव द्रव्य में होता है जल। जल मतलब क्या होता है, वाटर। तो जल होता है 70%। जीव द्रव्य में होता है प्रोटीन। जीव द्रव्य में क्या होता है, जीव द्रव्य में होता है प्रोटीन। और प्रोटीन कितना होता है, तो प्रोटीन होता है लगभग 10 से 20%। जीव द्रव्य में होता है लिपिड। लिपिड मतलब कह सकते हैं वसा। ठीक है, और वसा कितना होता है, वसा भी होता है 5 से 10%। जीव द्रव्य में होता है आरएनए। आरएनए होता है 0.7% और होता है डीएनए। डीएनए होता है 0.4%। तो ये सब जो है जीव द्रव्य की संरचना है। जल है, इसमें प्रोटीन है, ठीक है, वसा है, आरएनए है और क्या है, डीएनए। और जीव द्रव्य देखो, तो हम लोग को सब चीज़ पता है कि जीव द्रव्य ऐसा होता है, जीव द्रव्य में जो है ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम खुद से एक जीव द्रव्य नहीं बना सकते हैं। हम लोग चाहें अगर खुद से जीव द्रव्य बनाने का तो नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ये सारे अवयव तो पता है, लेकिन जो जीवन है उसमें, वो जीवन हम लोग उसमें ऊपर से नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुआ थोड़ा सा जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। किसने बोला था कि जीव द्रव्य ही जीवन की भौतिक इकाई है, तो हक्सले ने बोला था।
संरचना क्या क्या होता है, तो जल होता है कितना 70%, प्रोटीन होता है कितना 10 से 20%, आरएनए होता है कितना 0.7%, डीएनए होता है कितना 0.4%। कि हम लोग जीव द्रव्य के बारे में बात किए। अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं, कोशिका झिल्ली से हम लोग बात शुरू करते हैं, या कोशिका भित्ति से शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहले हम लोग उसी के बारे में पढ़े थे। तो पहले मतलब कि वही होता है ना, प्रोटो सबसे पहले तो हो गया, मान लो पादप कोशिका अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति को ही निकाला जाए तो बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में हम जान लें कि कोशिका पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति को निकाल दिए तो जो बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये तो हम लोग जान गए हैं, ठीक है। फिर हम लोग जान गए हैं कि जीव द्रव्य क्या है, लेकिन कोशिका भित्ति थोड़ा सा बच रहा है। चलो फिर थोड़ा सा कोशिका भित्ति के बारे में जान लेते हैं। देखो आप लोग नोट्स बनाते रहो, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर ये सब भूल जाओगे देखकर, इसलिए बेहतर है कि नोट्स बनाते रहो। और जो कुछ भी दिक्कत लगता हो उसको कमेंट में लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पाया जाता है आपको पादप कोशिका में। कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो और पाया जाता है जीवाणु में। कहाँ पाया जाता है, जीवाणु में। और कहाँ पाया जाता है, तो शैवाल में। कहाँ पाया जाता है, शैवाल में। तो पादप कोशिका में, जीवाणु में, शैवाल में। और कहाँ पाया जाता है, तो और पाया जाता है ये कवक में, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में, जीवाणु में, शैवाल में और कवक में। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, देखो सब में ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे होता है। पादप कोशिका में 1 नंबर पे, जीवाणु में हालांकि ये 2 नंबर पे होता है, जो कि इसके ऊपर एक और परत बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। हालांकि पादप कोशिका में ये पहले नंबर पे होता है। पादप कोशिका अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर कौन होता है, कोशिका भित्ति, और उसके अंदर कौन होता है, कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका में सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है कोशिका भित्ति, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कोशिका, क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। तो पादप कोशिका की हम बात करें तो ये पहले नंबर पर होता है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है बच्चों, वो बनी होती है किसकी, शैवाल कैसे हो सकता है, सेलुलोज, सॉरी गलती हो गया, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है। और किसे बना होता है, सेलुलोज का, और बना होता है हेमी सेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस, प्लस में क्या होता है, गैलेक्टेंस प्लस मैनस। तो इन सब का बना होता है कोशिका भित्ति किसमें, पादप कोशिका में। अगर हम बात करें जीवाणु का, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड प्लस ग्लाइकोपेप्टाइड। किसका बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड प्लस ग्लाइकोपेप्टाइड का। अगर हम बात करें शैवाल का, तो शैवाल में बना होता है ये सेलुलोज, तो कब थोड़ा दूर लिख देते हैं, ठीक है। शैवाल में बना होता है ये किसका, सेलुलोज प्लस सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, फिर गलती हो गया, अब सही है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन प्लस प्रोटीन। यहाँ बना होता है सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस प्लस मैनस प्लस खनिज। और खनिज कौन होता है, खनिज होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से देख लो एक बार, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में बना होता है किसका, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का। जीवाणु में बना होता है किसका, म्यूकोपेप्टाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड का। शैवाल में बना होता है किसका, सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस प्लस मैनस प्लस खनिज। अगर हम बात करें कवक का, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है आपको काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की।
तो देख सकते हैं कि इन्हीं 4 चीज़ों में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। इन्हीं 4 प्रकार के जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में, जीवाणु में, शैवाल में और कवक में। उसमें पादप कोशिका में बना होता है सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का। जीवाणु में बना होता है म्यूकोपेप्टाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड का। शैवाल में बना होता है सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनस और खनिज का। और कवक में बना होता है किसका? काइटिन का। और हम बात करें कोशिका भित्ति का, तो देखो ये एक निर्जीव भाग होता है, ठीक है। वही बात करें अगर कोशिका झिल्ली का, तो वो सजीव भाग होता है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? सजीव। लेकिन कोशिका भित्ति कैसा होता है? निर्जीव होता है। इसके अलावा ये कठोर होता है, ठीक है। जबकि कोशिका झिल्ली जो है मुलायम होता है, कोशिका झिल्ली जो है लचीला होता है। और कोशिका भित्ति कैसा होता है? कठोर होता है। और कैसा होता है? निर्जीव होता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाता है कोशिका भित्ति का कार्य क्या क्या है, कोशिका भित्ति का क्या क्या कार्य है। सबसे पहला कार्य कोशिका भित्ति का कि यह क्या करता है? कोशिका को आकार देने का काम करता है। जिस आकार का कोशिका भित्ति होता है, देखो लिख रहे हैं, यह कोशिका को, लिख लेना इसके साथ साथ में, कोशिका को क्या देता है? आकार देता है। इट गिव्स शेप टू द सेल। यह कोशिका को क्या करता है? आकार देने का। जिस आकार का कोशिका बहुत टफ भाग है, सबसे बाहरी भाग है, तो जिस आकार का कोशिका भित्ति होगा उसी आकार का क्या हो जाएगा? कोशिका भी हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो जो कोशिका भित्ति होता है, यह कोशिका को होने वाले क्षति से बचाता है। कोशिका को अगर कोई बाहरी क्षति होने वाला है, कुछ बाहरी अगर टकराया या कुछ ऐसे हुआ, उससे कोशिका क्या करता है? बचाने का। लिखेंगे कि यह कोशिका को होने वाले क्षति से, साथ में लिखिए, कोशिका को होने वाले क्षति से क्या करता है? बचाने का कार्य करता है। होने वाली क्षति से बचाने का कार्य करता है। और अगर हम बात करें और क्या करता है, तो कोशिका के बीच में संबंध स्थापित करता है। दो जो कोशिका होते हैं, मतलब पादप कोशिका का हम बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका तो होता नहीं कोशिका भित्ति, किसमें होता है? पादप कोशिका में ही होता है। तो जो पादप कोशिका होते हैं उसमें दो कोशिकाओं के बीच में संबंध जो होता है वह कोशिका भित्ति के माध्यम से होता है। आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो क्या लिखेंगे कि यह दो अगल बगल के कोशिकाओं में, यह दो अगल बगल के कोशिकाओं में, दो अगल बगल के कोशिकाओं में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करता है। और हम क्या बोल सकते हैं? तो और बोल सकते हैं कि कोशिका को कोशिका के अंदर किसी बड़े अणु का या किसी भी अणु का प्रवेश करने से रोकता है। मतलब इस सूक्ष्म जीवों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिससे कोशिका को कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको कि यह कोशिका के अंदर सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। तो ये सब कोशिका भित्ति के कार्य हुए। अब थोड़ा सा और समझिए, ये सब लिख लिए, तो लिख देते हैं ये भी। यह सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने का कार्य करता है। यह क्या करता है? सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब चलो हम थोड़ा आगे देखते हैं इसमें कि कोशिका भित्ति, चलो इसी में देख लेते हैं, इसी बोर्ड पर देख लेते हैं। ठीक है, देखो कोशिका भित्ति को और अगर हम बताएं, देखो जैसे ही कोई नया कोशिका भी बनता है, पादप कोशिका कैसे बनता है? कोशिका अभी पढ़ेंगे चैप्टर हम लोग कोशिका विभाजन, कि कैसे कोशिका विभाजन होता है और कैसे 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे ही कोशिका विभाजन होता है और 1 से 2 कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो जो 2 कोशिकाएँ होती हैं, तो जो एक कोशिका मान लो होता है, तो उसके ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं उसको? मतलब कि जो अभी अभी बना हुआ, अभी अभी नया बना हुआ जो पादप कोशिका है, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 1 डिग्री कोशिका भित्ति, मतलब कि प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी सेल वॉल, 1 डिग्री कोशिका भित्ति। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे कोशिका फिर परिपक्व होते जाता है, मैच्योर होते जाता है, तो 1 डिग्री कोशिका भित्ति हटते जाता है और उसकी जगह दूसरा कोशिका भित्ति आते जाता है।
जिसको बोलते हैं 2 डिग्री कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं उसको? 2 डिग्री कोशिका भित्ति, या फिर बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, या इसको द्वितीय कोशिका भित्ति भी बोल सकते हैं। पहले वाले क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरे वाले क्या बोल सकते हैं? द्वितीय कोशिका भित्ति। और तो पता ही है कि अब इसके अंदर कौन होगा? कोशिका झिल्ली होगा। इसके अंदर कौन होगा? कोशिका झिल्ली होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो कि एक कोशिका से जब 2 कोशिका बना, ठीक है, इस बात समझ गए? लिख लो इसको कि नए बने हुए कोशिकाओं में प्राथमिक कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि वृद्धि करने में सक्षम होता है। देखो जो ये द्वितीय कोशिका भित्ति बनता है ये वृद्धि नहीं कर सकता है, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होता है वहीं वृद्धि कर सकता है। तो 1 डिग्री कोशिका भित्ति बनता है जो कि वृद्धि करने में सक्षम होता है, और जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होता है 1 डिग्री कोशिका भित्ति को 2 डिग्री कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति स्थानांतरित कर देता है, उसको हटा देता है, और उसकी जगह कौन आ जाता है? द्वितीय कोशिका भित्ति आ जाता है। ठीक है, बात समझे? पहले होता है, देखो नया कोशिका बना, उसके ऊपर जो कोशिका भित्ति है उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब प्राथमिक कोशिका भित्ति में से क्या होगा कि प्राथमिक कोशिका भित्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? द्वितीय कोशिका भित्ति आ जाएगा। अब देखो इस चीज़ और ही समझो कि कोशिका भित्ति जो होता है, जैसे मान लो कि 2 कोशिका, मान लो ये कोई कोशिका है पादप कोशिका, ये बड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि अभी बताएं क्यों बड़ा बना। मान लो कि पादप कोशिका है, इससे विभाजन हुआ। इसमें जो विभाजन होता है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, कोशिका विभाजन जब चैप्टर आएगा तो। और इसमें जो विभाजन होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बीच में एक दीवार जैसा बन जाता है, इसको बोलते हैं मध्य पट्टिका। क्या बोलते हैं इसको? मध्य पट्टिका, मिडिल लैमेला। जो मतलब 2 कोशिकाएं बनी, 2 पादप कोशिकाएं बनी, दोनों के बीच में एक दीवार होता है, दोनों को जो अलग करके रखता है। देखो पहले एक ही कोशिका था ना, ये पहले तो एक ही कोशिका से 2 कोशिकाएं किससे बनी? एक ही कोशिका से बनी है। पहले एक ही कोशिका था, फिर एक ही से 2 कोशिका बना है। तो एक कोशिका था और एक कोशिका के अंदर ये एक दीवार बन गया जो कि इसको 2 कोशिका में बांट दिया। वो दीवार कैसे बनता है, किस अवस्था में बनता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे चैप्टर कोशिका विभाजन वाला तो। ठीक है, तो दीवार बनता है जो कि कोशिका को क्या किया? 2 भाग में बांट दिया। ये जो दीवार बना इसको बोलते हैं मध्य पट्टिका। इसको क्या बोलते हैं? मध्य पट्टिका, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। और जो ये मध्य पट्टिका होता है, मध्य पट्टिका क्या किया हुआ है? 2 कोशिकाओं के बीच में एक दीवार खड़ा है जो कि दोनों कोशिकाओं को अलग अलग किए हुआ है। और फिर क्या होता है कि मध्य पट्टिका के बीच में कुछ खाली जगह होता है, जिस खाली जगह के द्वारा दोनों जो कोशिकाएं, देखो इधर भी क्या है? कोशिका द्रव्य, इधर भी क्या है? कोशिका द्रव्य। 2 कोशिकाएं हो गई हैं ना, ये पहले एक कोशिका था, अब कितनी कोशिकाएं हो गई हैं? 2 कोशिका। तो इधर भी कोशिका द्रव्य और इधर भी क्या है? कोशिका द्रव्य। इधर है एक कोशिका द्रव्य और इधर भी है दूसरा कोशिका द्रव्य। मान लो ये, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? सेकेंड मान लेते हैं। तो दोनों के बीच में एक दीवार बन गया है। अब इस दीवार का नाम क्या है? इस दीवार का नाम है मध्य पट्टिका, मिडिल लैमेला। और जो मिडिल लैमेला है उसमें कहीं कहीं छिद्र होता है जिसके द्वारा 2 कोशिकाएं, 2 जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं, जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, इनके जो कोशिका द्रव्य हैं वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ये जो यहाँ पर छिद्र है, ये जो यहाँ पर पैसेज है एक तरह का, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। हिंदी में ये लिख सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड में, 12 बोर्ड में आया हुआ है, हालांकि पढ़ना है 11th क्लास में, और प्लाज्मोडेस्माटा नाम से ही आया है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? एक छिद्र है, ठीक है, एक पैसेज है जिससे जो 2 कोशिका द्रव्य हैं, पादप कोशिका में जो 2 कोशिका द्रव्य हैं वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात है कोशिका भित्ति के बारे में। ये फिर से देख लो, कोशिका भित्ति कैसा होता है? तो निर्जीव भाग है, कठोर भाग है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में, जीवाणु में, शैवाल में और कवक में। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड की। शैवाल की जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनस और खनिज के। देखिए आपको ये याद करना है, ठीक है, रट के रखना है इसको हमेशा।
कवक की जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है किसकी, काइटिन की। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो पहला कार्य यह कोशिका को आकार देता है। जिस आकार का कोशिका भित्ति होता है उसी आकार का कोशिका बन जाता है। यह कोशिका को होने वाले क्षति से बचाने का कार्य करता है। कोशिका कोई बाहर से चोट वगैरह लग गया, यांत्रिक क्षति अगर कोई हो गई तो उसको बचाने का काम करता है। यह दो अलग अलग कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। देखो जो दो अलग अलग कोशिकाएं हैं इनके बीच संबंध स्थापित करने में किसका किसका योगदान है, एक तो मध्य पट्टिका का है और साथ में कोशिका भित्ति भी तो है। ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है, तो इधर क्या है, कोशिका भित्ति, दोनों के बीच में क्या है, मध्य पट्टिका। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग कोशिका विभाजन चैप्टर, तो वहाँ आएगा कि कैसे मध्य पट्टिका बनता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। अभी केवल नाम याद रखो कि कुछ ये छिद्र हैं जो कि दो कोशिकाओं का आपस में जोड़े हुए हैं। और क्या देखें कि यह सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकने का कार्य करता है। फिर हम लोग देखें कि कोशिका भित्ति जो होता है, जब कोई नया कोशिका भी बना होता है तो उस कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है वह क्या कहलाता है, 1 डिग्री कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, जो कि बाद में द्वितीयक कोशिका भित्ति मतलब 2 डिग्री कोशिका भित्ति में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर तो कोशिका झिल्ली होता ही है। उसके बाद दो जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं उनके बीच में दीवार होता है, उसे क्या कहते हैं, मध्य पट्टिका, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला में जहाँ छिद्र होता है, जहाँ से दोनों कोशिकाएं आपस में संपर्क में रहती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो सब बात आप नोट कर लिए। तो ये पूरा बात था कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर आगे बात करेंगे आप कोशिका झिल्ली के बारे में। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, ठीक है, तुम लोग कोशिका भित्ति भी देख लिए। अब हम लोग इसमें आगे देख रहे हैं। तो आगे जो है इकलौता ऐसा कोशिकांग है जो कि हम बताए थे आपको पिछले क्लास में, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। और कौन सा है वो, राइबोसोम। चलो थोड़ा पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। देखो राइबोसोम जो है इसका खोज रॉबर्ट पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक वैज्ञानिक का नाम था पैलाडे। तो पैलाडे ने राइबोसोम को खोजा था। अब कब खोजा था, 1953 में खोजा था। ठीक है, पैलाडे ने राइबोसोम को 1953 में खोजा था। इसके बाद हम बात करते हैं, राइबोसोम जो है सबसे छोटी कोशिकांग है। जितने भी कोशिकांग कोशिका के अंदर है उनमें सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम है। तो क्या बोलेंगे हम कि राइबोसोम जो है सबसे छोटी कोशिकांग है। जितने भी कोशिका के अंदर है उनमें से सबसे छोटा अगर कोई है तो राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो लिखेंगे कि यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। देखो राइबोसोम जो है बेसिकली बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम बना होता है किसका, आरएनए और प्रोटीन का। और इसीलिए राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम का एक और नाम क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों, क्योंकि राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए राइबोसोम को कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के राइबोसोम मुख्यतः होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक होता है 80S राइबोसोम और एक होता है 70S राइबोसोम। राइबोसोम का हम प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, तो राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अगर हम यहाँ लिखें तो बताएंगे कि राइबोसोम होता है 2 प्रकार का। एक होता है 80S और एक कौन होता है, 70S। यहाँ पर S का क्या मतलब है, तो S जो है एक इकाई है। जैसे मान लो बोले लंबाई का इकाई, मात्रक, यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर S भी जो है इकाई है। और इस S का मतलब होता है सिरवर्ग इकाई, इसको बोलते हैं, या स्वेडबर्ग
यूनिट, श्वेडबर्ग इकाई एस को कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इस एस का क्या मतलब है? तो हम बोले कि ये इकाई है, और कौन सी इकाई है? श्वेडबर्ग यूनिट। किस चीज़ की इकाई है? तो सेडिमेंटेशन का, अवक्षेपण का। मान लो किसी चीज़ को, मान लो कि पानी में अगर हम बालू मिलाएं, ठीक है, और कुछ देर तक छोड़ दें तो क्या होगा? वो बालू धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, उसका अवक्षेपण होना शुरू हो जाएगा। अब मान लो कि दो तरह का हमारे पास जल है, ठीक है, दोनों में हम बालू मिलाएं। एक में मान लो बालू के कण थोड़े छोटे छोटे हैं और एक में बालू का कण थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो कौन सा बालू ज़्यादा तेज़ी से अवक्षेपित होगा? छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला ज़्यादा तेज़ी से जो है अवक्षेपित होगा। तो यही जो चीज़ है वही किया जाता है राइबोसोम के साथ। मतलब कि एक बात तो क्लियर है कि जो अणु जितना ही बड़ा होगा उस अणु का अवक्षेपण उतना ही तेज होगा, ठीक है। जितना ही बड़ा अणु होगा उतना ही तेज़ी से नीचे बैठेगा, ठीक है। और उसी को मापने की इकाई क्या है? श्वेडबर्ग इकाई है, जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं। मतलब बताओ कि 80S और 70S राइबोसोम में से कौन सा राइबोसोम बड़ा होता है? 80S कि 70S? 80S है ना, चूँकि इसकी इकाई देखो 80S, इसकी जो नंबर है ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा भारी है, ज़्यादा तेज़ी से नीचे सेडिमेंट होगा और क्षेपित होगा। अब ये जो 80S राइबोसोम है ये फिर 2 सब यूनिट का, उप इकाइयों का बना होता है, ठीक है। जो 80S राइबोसोम है इसकी भी उप इकाई सब यूनिट कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? एक होता है 60S और एक होता है 40S। 60S और 40S। एक बात ध्यान में रखो, जैसे मान लो कि हम बोले कि 2 मीटर और 4 मीटर, दोनों में कितना हो जाएगा? 6 मीटर। लेकिन उस तरह का जोड़, उस तरह का बीजगणितीय जोड़ यहाँ पर नहीं चलता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि 60S और 40S 100S हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब क्यों ऐसा है जो आप आगे पढ़िएगा, ठीक है, 12 तक नहीं पढ़ना है, 12 बाद पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि ये जो श्वेडबर्ग है, ये जो अवक्षेपण है, ये किसी द्रव्यमान पर या और चीज़ों पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिन पर ये निर्भर कर रहा है। इसके कारण जो है इसका हम बीजगणितीय नियम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो खैर अभी के लिए याद रखो कि राइबोसोम 2 प्रकार का, कौन कौन? 80S और 70S। 80S की उप इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं? एक होता है 60S और एक कौन होता है? 40S, ठीक है। एस मतलब क्या होता है? श्वेडबर्ग यूनिट, श्वेडबर्ग इकाई। वैसे ही जो 70S होता है, 70S की जो उप इकाइयाँ होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं? तो ये होता है 50S और एक होता है 30S। एक होता है 50S और एक कौन होता है? 30S, ठीक है। अब पूछा जाता है 80S राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएँ हैं, कौन कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। और कहाँ होता है? तो और होता है ये आपको RER पर। अब RER क्या होता है? तो आगे मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, RER। यहाँ पर भी 80S राइबोसोम होता है। और कहाँ होता है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक में जो केंद्रक झिल्ली होती है, यहाँ भी कौन सा राइबोसोम होता है? 80S राइबोसोम होता है। और देखें 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है? तो 70S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। 70S राइबोसोम कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और कहाँ होता है? और होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ होता है? और होता है लवक में, ठीक है। तो 80S राइबोसोम कहाँ कहाँ है? यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में है, RER पर है और केंद्रक झिल्ली में है। क्योंकि 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ है? सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है और कहाँ पर है? लवक में। देखो राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन निर्माण करना, और इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। मैं बोल रहा कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन है? राइबोसोम। तो देखो क्या क्या देखें, पहली बात, अब देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि दोनों क्या होता है, और फिर हम प्रोकैरियोटिक के बारे में विस्तार से देखेंगे। अभी केवल राइबोसोम पर भी फोकस कर रहे हैं। तो राइबोसोम एक
सबसे छोटी कोशिका है। राइबोसोम का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पैलाडे ने कब किया था? 1953 में किया था। यह एक झिल्ली रहित कोशिकांग है, मतलब इसमें झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। जो यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम में क्या क्या होता है? आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम। 80S राइबोसोम की उप इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं? तो 60S और 40S। 70S राइबोसोम का उप इकाई कौन कौन सा होता है? 50S और 30S। एस का मतलब क्या है? श्वेडबर्ग इकाई, जो कि इसकी इकाई है अवक्षेपण के। 80S राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक कोशिका के कोषद्रव्य में पाया जाता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका पर भी जो राइबोसोम होता है वह 80S प्रकार का होता है। और कहाँ पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली पर पाया जाता है। 70S राइबोसोम की उप इकाई कौन कौन सी होती है? तो 50S और 30S। देखो यहाँ पर हम सामान्य बीजगणितीय योग नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कहेंगे कि 60 और 40 मिलकर 100S हो जाएगा, नहीं। ठीक है, 60 और 40 मिलके 80S होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बीजगणितीय नियम अप्लाई नहीं होता है। और वैसे ही 70S का उप इकाई कौन कौन सा है? तो 50S और 30S। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वहाँ पर। और कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहाँ होता है? तो लवक में। तो यही वो जगह है जहाँ पर राइबोसोम होता है, इसके अलावा और कहीं राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें से यूकैरियोटिक कोशिका कोषद्रव्य में RER पर और केंद्रक झिल्ली में 80S राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में 70S राइबोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे केंद्रक झिल्ली के बारे में और थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज हम लोग बात किए कोशिका भित्ति के बारे में और राइबोसोम के बारे में। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो लिख सकते, जो चीज़ में मानो डाउट अगर कुछ रह गया तो लिख दो उसको कमेंट में, उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।